नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी तैयारी के क्रम में आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। तो पहला जो आज टॉपिक रहेगा और जो आज हमारी आज की कक्षा का शीर्षक रहेगा वह है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। वर्तमान में बात करूं मैं आपकी नेट परीक्षा की, तो वह आपकी बहुत ही जल्दी प्रस्तावित है। बहुत जल्दी परीक्षा आपकी आयोजित होने वाली है। नेट आरपीएससी सेकंड ग्रेड का सिलेबस भी चेंज हो गया है, फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस चेंज होने की भी संभावना है, और इसके साथ साथ ही कॉलेज लेक्चरर का भी नया सिलेबस पिछली बार बदल दिया गया था। अब ये हम देख रहे हैं कि चाहे कितने भी सिलेबस में परिवर्तन हो, कोई भी टॉपिक हटे या घटे या बढ़े, लेकिन एक जो सामान्य टॉपिक सभी परीक्षाओं के सिलेबस में निर्धारित है और हमेशा रहेगा, वह है हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा। तो बस यही हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास प्रारंभ होता है। तो इस टॉपिक को यदि हम क्लियर कर लेते हैं तो यह मानकर चलिए कि हमने सिलेबस का एक बहुत बड़ा भाग तैयार कर लिया। मान लीजिए कि आरपीएससी के सेकंड ग्रेड के सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ तो इस टॉपिक पे उससे कोई असर नहीं पड़ा। हाँ, थोड़ा गहराई से हमें विस्तार से पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट ग्रेड के लिए भी। तो इसीलिए मैं आपको हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा इस पुस्तक से करवा रही हूँ। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन का पहला प्रयास किसने किया। गारसादा तासी ने। आपके रिवीजन की दृष्टि से यह पुस्तक बहुत अच्छी है। यदि आप हिंदी साहित्य के इतिहास को पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी यह पुस्तक आपके लिए बहुत ही सरल एवं उपयोगी रहेगी। लेकिन यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप नेट परीक्षा की तैयारी पहली बार कर रहे हैं, तो आप रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ को जरूर पढ़िए। प्लेलिस्ट में पूरा उपलब्ध है, पुराने पेपर में पूछे गए प्रश्नों सहित। तो हाईलाइट करवाया है मैंने, आप नोट्स बना लें उसमें से, या आप पूरी पुस्तक को 1 से 2 बार पढ़ लें। उसके बाद यह पुस्तक आपके रिवीजन की दृष्टि से, जैसे आप फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं या एक जगह तथ्यों का संकलन करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। किसी भी तरीके से मैं किसी पुस्तक का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ और ना ही मुझे इसके लिए कोई रुपए पैसे मिलते हैं। इसीलिए मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि यह पुस्तक आपके ज्ञान को पूरा करने वाली नहीं है। हाँ, आप इसके माध्यम से मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता। ठीक है, देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसादा तासी ने किया। सभी प्रश्न जो इस पृष्ठ पे मैं आपको पढ़ाऊंगी पूछे हुए हैं। गारसादा तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। फ्रांसीसी विद्वान हैं तो फ्रेंच भाषा में लिखेंगे। इस्तवार दाला लिटरेतुर एंदोई एंदास्तानी इसका नाम था। तो जो पहली पुस्तक हिंदी साहित्य की लिखी गई फ्रेंच भाषा में, उसका नाम क्या था। इस्तवार दाला लिटरेतुर एंदोई एंदोस्तानी। 2 भागों में प्रकाशित है। प्रथम भाग 1939 में और दूसरा भाग 1947 में प्रकाशित हुआ था। इसका एक वीडियो मैंने 9 मई को भी तैयार कर लिया था, लेकिन आज 12 मई है, मैंने उसे पोस्ट नहीं किया, पता नहीं क्यों। मेरा पहले इस बुक को आपको पढ़ाने का मन नहीं था, लेकिन फिर मुझे लगा कि इस समय में, क्योंकि नेट की परीक्षा बहुत जल्दी आयोजित होने जा रही है, कम समय में यदि तैयारी करनी है तो हमें इसका सहारा ले लेना चाहिए। बाकी हम अपने जो नोट्स तैयार कर रहे हैं उनसे पढ़ेंगे। ठीक है, यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्यिक अनुवाद समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। तो ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किसी भारतीय विद्वान ने ना करके बल्कि फ्रेंच विद्वान गारसादा तासी ने किया। अब उसमें कुछ कमियां रह सकती हैं, लेकिन इसके लिए हम हमेशा उनके आभारी रहेंगे कि उनका पहला कदम इस दिशा में उन्होंने बढ़ाया। इस्तवार दाला लिटरेतुर इंदो हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन 1971 में हुआ। 1839, 1847 और 1871 में इसका तृतीय प्रकाशन हुआ है। गारसादा तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया है। तो जब पूछा जाए कि कौन सी पद्धति में यह पुस्तक लिखी गई है, तो यह वर्णानुक्रमी पद्धति में लिखी गई है। अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के आधार पर पहले
ए से शुरू होने वाले सारे कवियों के नाम, फिर बी से शुरू होने वाले कवियों के नाम, इस तरीके से। गार्था ततासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 और शेष उर्दू के हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तौसी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से 1952 में इसे प्रकाशित करवाया है, और यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है। इसके अलावा हिंदी साहित्य के कुछ नोट्स मैंने आपको तैयार करवाए थे, तब यह पुस्तक अपने पास नहीं थी, उससे पहले मैंने आपको नोट्स करवाए हैं, वो जरूर देखिएगा। वह आपकी ज्ञान दृष्टि को बढ़ाने के लिए सहयोग करेंगे। आपका नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो स्थापना एवं तर्क के प्रश्नों की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जरूर करिएगा। क्रमानुसार वाले लगा रही थी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें तो क्रमानुसार लगाने वाले प्रश्न जो मुख्यतः हिंदी साहित्य में बार बार रिपीट होते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वह भी आप जरूर करिएगा, आपको निश्चित ही लाभ होगा। तो क्या करा, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 में किया, और नाम रखा हिंदुई साहित्य का इतिहास। तासी की पुस्तक इस्तवार दाला लित्रे इंदुई हिंदुस्तानी में इंदुई के लिए हिंदवी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी अर्थ प्रयुक्त होता है। जब वो लिखते हैं इस्तवार दाला इंदुई तो मतलब हिंदवी, हिंदी, हिंदुस्तानी का मतलब हिंदुस्तानी, हिंदी हिंदुस्तानी का अर्थ प्रयुक्त होता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। ये मैंने आपको नोट्स में भी करवाया है, ठीक है। प्रथम ग्रंथ कौन सा है? हालांकि शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज काफी प्रसिद्ध है, लेकिन पहला प्रयास किसने किया? महेश दत्त शुक्ल ने भाषा काव्य संग्रह के माध्यम से 1873 में हिंदी में लिखने का प्रथम प्रयास किया, जो कि नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ। महेश दत्त शुक्ल का ग्रंथ है भाषा काव्य संग्रह, 1873, नवल किशोर प्रेस लखनऊ, ठीक है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी है, ठीक है। 1883 अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। बार बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, और यदि आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो साथ ही साथ आप रामचंद्र शुक्ल की बुक से हिंदी साहित्य का आदिकाल टॉपिक जो है, जैसे लेखन परंपरा, काल विभाजन और आदिकाल वाला जो टॉपिक है वह अपने स्तर पर पढ़ लें, और उसके बाद जब साथ साथ आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा हिंदी साहित्य का सरल इतिहास भी चैनल पे उपलब्ध है, उसका आदिकाल आप जल्दी पढ़ सकते हैं, संक्षिप्त है लेकिन सार गर्भित प्रयास है वो, तो उसमें भी आप तैयार कर सकते हैं। तो आप एक टॉपिक, जब आप एक टॉपिक से संबंधित 2-3 चीज़ें देखेंगे, ये आपके शॉर्ट नोट्स टाइप मान लीजिए, फिर आप उसको विस्तृत रूप से जब समझ लेंगे उस काल की परिस्थितियों को, अवधारणाओं को तो और प्रवृत्तियों को, तो क्या होगा कि वो चीज़ आपके दिमाग में हमेशा के लिए स्थिर हो जाएगी, ठीक है। और सभी परीक्षाओं में काम आने वाला ये टॉपिक है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। शिव सिंह सरोज में सहस्त्र अर्थात 338 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्निक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, ग्रियर्सन का ग्रंथ कौन सा? द मॉडर्न वर्निक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान कब प्रकाशित हुआ? इनका जो है प्रकाशन वर्ष पूछे जाते हैं इन ग्रंथों के, तो 1888 में ये जो है प्रकाशित हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्निक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य इतिहास का पहला ग्रंथ माना जाता है। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ किसे माना जाता है? द मॉडर्न वर्निक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया है, जिसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ है, यानी कि ये नया ही है। 60 के दशक में इसका प्रकाशन हुआ है। यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा हुआ है, हाईलाइट कर लीजिए, निशान लगा लीजिएगा। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इसका ग्रियर्सन के ग्रंथ का अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है 1957 में। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण कर उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया है। इसमें नहीं दिया प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम
कालक्रम के अनुसार वर्गीकृत करने का प्रयास किसने किया? और आप बिना सोचे समझे डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल लगा देते हैं, आचार्य शुक्ल लगा देते हैं। आचार्य शुक्ल ने भी वर्गीकरण किया है कालक्रम अनुसार, लेकिन प्रथम प्रयास तो ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में कर दिया। अब क्योंकि ग्रंथ अंग्रेजी में लिखा गया था इसलिए उसका व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हुआ, और शुक्ल का ग्रंथ हिंदी में लिखने के कारण काफ़ी उसका प्रचार प्रसार हुआ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे वाल्मीकि ने रामायण को लिख दिया था, लेकिन संस्कृत भाषा में होने के कारण वो आधुनिक काल में प्रसिद्ध नहीं हुई। वहीं तुलसीदास ने रामायण की कथा प्रसंगों को लेकर ही रामचरितमानस की रचना की और कुछ नई बातें उसमें जोड़ दी। मूल कथा तो वही रही, लेकिन हिंदी भाषी होने के कारण वह उत्तर भारत में काफ़ी प्रसिद्धि मिल गई रामचरितमानस को, जबकि रामायण उससे और उत्कृष्ट ग्रंथ है, लेकिन पढ़ नहीं सकते उसको, इसलिए वो लुप्त प्राय हो गई और रामचरितमानस की धूम मच गई। वैसा ही हुआ ग्रियर्सन और शुक्ल के साथ। खैर आगे बढ़ते हैं। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों का उन्होंने उद्घाटन किया। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया। प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत, अरबी, फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप में किया गया। यह प्रश्न इस बार नेट परीक्षा में पूछा हुआ है। अभी हाल ही में जो आयोजित हुई है उसमें यह प्रश्न पूछा गया है, मुख्य है ये। विकास का निर्धारण तो किया, लेकिन चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप में किसने किया? ग्रियर्सन ने किया। 16वीं से 17वीं शताब्दी के युग को भक्ति काल को हिंदी काल का स्वर्ण युग कह देना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये सभी तत्व ग्रियर्सन से पूछे जाते हैं। अब मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिश्र बंधुओं में किस किस की गणना करनी होती है? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र, और एक और दे दिया जाता है कृष्ण बिहारी। चारों में से मिश्र बंधु कौन सा नहीं है पूछ लिया जाता है। अब कृष्ण और श्याम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और परीक्षक जो पेपर सेट करने वाला है, पेपर सेटर, वो अपना खेल कर जाता है। लेकिन अब याद कर लीजिए, गणेश जी भी हैं, कृष्ण जी देव जी भी हैं, और एक गणेश और कृष्ण की कथा सुनाने वाले सुखदेव जी हैं, है ना। जब आप महाभारत पढ़ते हो या जब आप भगवत गीता सुनते हो तो सुखदेव जी कथा सुनते हैं या सुनते हैं, ठीक है। तो वही सुखदेव हैं। और गणेश की वंदना तो होती ही है, सर्वप्रथम पूजनीय गणेश। और भागवत किसकी कथा है? श्याम बिहारी की कथा है, जिसको सुखदेव गाते हैं। तो ऐसा ही मिश्र बंधुओं का ये ग्रंथ भागवत के समान ही बहुत लंबा चौड़ा, बहुत सारे कवियों का, 5000 कवियों का इसमें वर्णन था। तो गणेश, श्याम और सुखदेव, मुझे आशा है कि आप अब कृष्णदेव को अच्छे से अलग कर देंगे। कृष्ण कोई नहीं है, मिश्र बंधुओं में कृष्ण का नाम नहीं है। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 में, चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ। मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का इन्होंने प्रयास किया। मिश्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारण करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोपरि है। मैं बार बार कह रही हूँ, और ये बात ये स्वयं जो सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की ये जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, इसमें वो स्वीकार करते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में शुक्ल का ग्रंथ का स्थान सर्वोपरि है, सर्वोपरि था और सर्वोपरि ही रहेगा। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागणी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से 1929 में प्रकाशित हुआ। इसको स्वयं शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ की जो भूमिका लिखी है शुरू में ही इसको बता दिया गया है। तो आप शुक्ल के ग्रंथ के ज़्यादा नहीं तो आज वीडियो देख के एक वीडियो ज़रूर आप उसका मेरे कहने से देखें और उसके बाद इस पुस्तक को पढ़ें। तो अन्य जो प्रश्न बन रहे हैं ना, जैसे कि शुक्ल का कहना है कि मैंने जो है कवियों का वर्णन प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही लिया है, और शुक्ल ने इन सभी को क्या कह दिया? कवि वृत्त संग्रह कह दिया। ये सब चीज़ें आपको उसमें देखने समझने को मिलेंगी, तो फिर आपको अन्य कहीं इधर उधर नोट्स वोट्स के चक्कर में भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आप उसका जो पहला वीडियो है रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का, वो ज़रूर देखें, और ज़्यादा देख लें तो अच्छा है। जब कल की कक्षा में मैं पढ़ाऊँ तो आप रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक
के 3-4 शुरुआती वीडियो देखने के बाद यदि पढ़ेंगे तो आपको स्वयं में काफ़ी आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ अच्छा पढ़ा है। इसके अलावा आप हिंदी से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके गद्य भाग की जो रचनाएं हैं, जिनमें आपके नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, यात्रावृत्त, जीवन वृत्तांत, संस्मरण वगैरह वगैरह लगे हुए हैं, अन्य गद्य विधाएं लगी हुई हैं, वो हमारा जो दूसरा चैनल है हिंदी बुकशाला, उस पर आप ज़रूर देखें, आपको मिल जाएगा। चाहे आप लहरों का राजहंस सर्च करें, चाहे महाभोज सर्च करें, मेला आंचल सर्च करें, तमस सर्च करें, नाटक सर्च करें, वो सब आपको लहरों के राज आपको हिंदी बुकशाला पर मिल जाएंगे। थोड़ा क्या है कि बोलते बोलते जब ज़्यादा लंबे वीडियो बना लेते हैं तो फिर जीभ लड़खड़ाने लगती है। अभी मैंने हिंदी बुकशाला के लिए वीडियो तैयार किया था, मेला आंचल का पार्ट 3, उसमें मेला आंचल चल रहा है, उसके बाद हम त्यागपत्र पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसका वीडियो तैयार किया था, तो थोड़ी सी थकान भी है, और उससे भी ज़्यादा थकान इसलिए हो रही है क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करते समय पंखे की या कूलर की आवाज़ आपके वीडियो में नहीं आए, इसलिए बंद करना पड़ता है। तो थोड़ी सी गर्मी है, उसका असर भी दिमाग पे हो रहा है। जल्दी जल्दी मैं इसलिए पढ़ाती हूँ क्योंकि आपको मैं बुक दिखाकर पढ़ा रही हूँ, तो बहुत धीरे धीरे पढ़ाने का समय हमारे पास नहीं है। जो जहाँ आवश्यक है वहाँ मैं आपको व्याख्या कर देती हूँ, जो अतिरिक्त जानकारी देनी है वह भी मैं आपको दे देती हूँ, ठीक है। फिर अब आगे बढ़ जाते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह की संज्ञा दी है। शुक्ल ने लिखा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य, ये पूछा गया है शुक्ल की बुक के प्रथम पृष्ठ पे आपको मिल जाएगा, आप उसी से पढ़िएगा, फिर भी पढ़ लेते हैं। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए हिंदी साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। शुक्ल ने साहित्य इतिहास की आलोचना से पृथक कर अपने विकासवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित और सुस्पष्ट दृष्टिकोण परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। काल विभाजन के अंतर्गत शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया है। भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर सर्वप्रथम उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया है। हम सभी जानते हैं भक्ति काल को 2 प्रमुख धाराओं में बांटा, निर्गुण और सगुण। निर्गुण को 2 में बांटा, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। सगुण को 2 में बांटा, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रय शाखा में कौन कौन आ जाएंगे? कबीर है ना, कबीर है, रैदास हैं, मलुकदास हैं, सुंदरदास हैं, ये इसमें आते हैं। निर्गुण धारा तो है ज्ञानाश्रय शाखा में। प्रेमाश्रय में कौन आएंगे? प्रेमाश्रय में कौन आएंगे? जो सूफी संत हैं ना आपके, जायसी वगैरह, ये सब प्रेमाश्रय में आते हैं। इसी प्रकार जो सगुण धारा में राम भक्ति के प्रमुख कवि तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास को मान लीजिए, और कृष्ण भक्ति के मान लीजिए सूरदास, बल्वाचार्य, कृष्णदास, कुंभनदास, ये सब, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। इतिवृत्त से मतलब वो कब मरे, कब पैदा हुए, इस पर ज़्यादा ना जोर देकर उन्होंने जो लिखा वो कैसा लिखा, इस पर ध्यान केंद्रित किया गया, साहित्यिक मूल्यांकन किया गया। एडविन ग्रिफ्स महोदय ने 1917 में अंग्रेजी भाषा में द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास लिखा है। हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 भाग किए हैं। 1920 में M.E.K. ने अंग्रेजी भाषा में द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा है। तो ये हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों की परंपरा। तज़किराए शुअराए हिंदी नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया है। कुल कवियों की संख्या 1004 रखी, हिंदी के 62 रखे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना क्रमशः हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल नाम से की है। पूछे जाते हैं तीनों ही ग्रंथ, पूछ लिखिएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी द्विवेदी ने लिख दिया था 40 में, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 52 में, और हिंदी साहित्य का आदिकाल भी 52 में लिख दिया। तो 2 तो 52 में लिख दिए। इस तरीके से ये सब मैंने आपको नोट्स में करवाया है, शॉर्ट नोट्स हैं, उनसे और जल्दी से आप कर लेंगे। आचार्य द्विवेदी जी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की है।
डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन 1938 में हुआ। वर्मा ने 693 ईस्वी व 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है। भक्ति काल तक ही वर्णन इन्होंने लिखा है। डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरणों में विभक्त किया है। वर्मा ने स्वयंभू को, जो अपभ्रंश के पहले कवि, हिंदी का पहला कवि मानते हुए साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया है। नागरणी प्रचारणी सभा ने हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में कर चुकी है। विद्वानों ने अलग अलग खंडों का संपादन कार्य किया है और उसको नागरणी प्रचारणी सभा ने एक साथ जोड़कर बता दिया है। कौन कौन से हैं? साहित्य की पीठिका राजवली पांडे, भाषा का विकास धीरेन्द्र वर्मा, आदिकाल करुणापति त्रिपाठी, वासुदेव सिंह। अब इन सब नामों में से बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी बुक में लिखे हैं तो पढ़ के सुनाना। भक्तिकाल परशुराम चतुर्वेदी, भक्तिकाल का सगुण भक्ति देवेंद्र शर्मा और विजेंद्र स्नातक, रीतिकाल रीतिभर डॉक्टर नगेंद्र ने, रीति मुक्त का डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने, हिंदी साहित्य का अभ्यास भारतेंदु काल विनय मोहन शर्मा ने, द्विवेदी काल सुधाकर पांडे ने, उत्कर्ष काल काव्य नगेंद्र ने, नाटक सावित्री सिंह दशरथ ओझा ने, कथा साहित्य निर्मला जैन ने, समालोचना निबंध और पत्रिका लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने, अद्यतन काल का लिखा है डॉक्टर हंसराज शर्मा, डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया, आंतर भारतीय हिंदी साहित्य लिखा नगेंद्र और राहुल संस्कृताय ने, हिंदी का लोक साहित्य कृष्णदेव उपाध्याय ने। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन कार्य किया। इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 काल, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में विभक्त करके प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण अवच्छिन्न रूप से प्रस्तुत किया है। इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, ये नाम है, इन्हें पढ़ के सुना देती हूँ मैं। बाकी आपको नोट्स इसमें से कोई अच्छा लगे, कोई मुख्य लगे तो आप बना लीजिए। जैसे कि ये वाला प्रमुख है, इनका बनाइएगा। अगर आप लिखना चाहें तो ये वाले लिखिएगा। कौन सा? पहला लिख लीजिएगा हिंदी काव्य धारा लाल संस्कृतन 1944, हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 नगेंद्र का, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास प्रथम द्वितीय खंड 1965 गणपति चंद्रगुप्त, यह भी काम का है। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में प्रकाशित हुआ, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। इसके नोट्स जरूर देखिएगा। दोनों खंड कब कब प्रस्तुत हुए हैं ये भी मैंने उसमें बताया है। हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी 1986 है, अच्छी बुक है। साहित्य का इतिहास दर्शन पूछी जाती है, नलिन विलोचन शर्मा की है। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य और हिंदी कोविद रत्नवाला डॉक्टर श्याम सुंदर दास की है। ये हिंदी भाषा का विकास 1924 में इन्होंने लिखा। भाषा और साहित्य 1930 में लिखी। कोविद रत्नमाला 2 भागों में प्रकाशित हुई, 1909 और 1914 में। श्याम सुंदर दास की हैं, पूछ ली जाती हैं। हिंदी भाषा और साहित्य, राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मैनरिया का पूछ लिया जाता है। पिंगल साहित्य मोतीलाल मैनरिया का। हिंदी वीर काव्य टीकम सिंह तोमर का है। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास भागीरथ मिश्र का है। आधुनिक हिंदी का आदिकाल डॉक्टर नारायण चतुर्वेदी का। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये पूछा जाता है, 1945 में नंद दुलारी वाजपेयी का। थोड़ा सा आलोचनात्मक पद्धति का ग्रंथ है। आधुनिक हिंदी साहित्य नंद दुलारी वाजपेयी का नहीं पूछा जाता। हिंदी साहित्य का इतिहास रामनाथ चंद्र शुक्ल रसाल, ये भी नहीं पूछा गया है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी, ये भी नहीं पूछा जाता। हिंदी साहित्य का विमर्श पद्मलाल पन्नालाल बख्शी पूछ लिया जाता है। और कविता कौमुदी तो पूछी ही जाती है, ये राम नरेश त्रिपाठी की है। 1873 में महेश दत्त शुक्ल की भाषा काव्य संग्रह, ये हम देख चुके हैं। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्णा शंकर शुक्ल। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर इंद्रनाथ मदान। खड़ी बोली का इतिहास वज्ररत्न दास। आधुनिक हिंदी साहित्य लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, इसको लिखिएगा, पूछ लिया जाता है। ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि का पूछ लिया जाता है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का पूछ लिया जाता है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे का पूछ लिया जाता है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभकार। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव का है, जो धीरे धीरे प्रसिद्धि पा रहा है। ये समकालीन साहित्य है। 2013 तक हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा से संबंधित ग्रंथ लिखे गए, जिसमें हिंदी के कवियों के लेखन परंपरा क्या रही है, हिंदी साहित्य का क्या इतिहास रहा है, इससे संबंधित किसी में पूरी किसी में आधी जानकारी मिलती ही रहती है। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास कह लें या हिंदी साहित्य का आधा इतिहास कह लें, लगभग भाव वही है, सुमन राजे और नीरजा माधव। नारी इतिहास पूछ ले तो नीरजा माधव और सुमन राजे को भी लगता है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ही लिखा गया, क्योंकि जो महिला कवित्रियाँ थी उनको इग्नोर कर दिया गया, इसलिए इन्होंने पूरा इतिहास लिखने के लिए 2003 में इसको लिखा। नारी कवियों का परिचय मिलता है इसमें, और फिर इसी पे नीरजा माधव ने भी PhD कर ली कि ओझल नारी इतिहास करके।
आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। लाभप्रद इसलिए रहेगा क्योंकि परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, निश्चित तौर पर प्रश्न पूछे जाएंगे। जो मुख्य हैं उनको आप लिख लीजिएगा, बाकी चीज़ें छोड़ भी सकते हैं। अब जब कल हमारी कक्षा होगी तो उसमें काल विभाजन और नामकरण हम पढ़ेंगे। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।